हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग जो है आज प्रद्युम्न शाह स्टार्ट करने वाले हैं और आज ये हमारा आखिरी लेक्चर है इस पवार गढ़वाल के पवार राजवंश का। तो इसके बाद हमारा गढ़वाल का पवार राजवंश चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हम गोरखा शासन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इनके बाद ही गोरखा लोग यहाँ पर आए थे कुमाऊँ गढ़वाल में, ठीक है। तो अंतिम जो हम पढ़ेंगे प्रद्युम्न शाह के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है प्रद्युम्न शाह, जयकृत शाह, पराक्रम शाह, ये सभी लोग क्या थे, ये भाई थे। तो जब जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह कैसे थे, भाई थे, सौतेले भाई थे। तो जब जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है, कहाँ पे हुई थी जयकृत शाह की मृत्यु, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो जयकृत शाह की जो मृत्यु हुई थी ये रघुनाथ मंदिर में हुई थी। तो आज प्रद्युम्न शाह स्टार्ट कर रहे हैं हम। डॉक्टर डबराल के कथन के अनुसार जो जयकृत शाह हैं उनके मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह दोनों ही गढ़वाल आए, ठीक है। प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह दोनों भाई थे, तो ये दोनों ही गढ़वाल आए। उनके साथ हर्षदेव जोशी भी थे। हर्षदेव जोशी आपको पता है जिन्होंने कुमाऊँ में कुछ समय शासन किया था, ठीक है। जब प्रद्युम्न शाह जो है गढ़वाल में थे तो हर्षदेव जोशी ने कुमाऊँ का शासन संभाला था। पंडित बद्रीदत्त मतलब हर्षदेव जोशी, पराक्रम शाह और प्रद्युम्न शाह ये तीनों ही जो हैं गढ़वाल की तरफ आए जयकृत शाह की मृत्यु के बाद। पंडित बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों का नरेश घोषित कर दिया गया। जब जयकृत शाह मृत्यु को प्राप्त हुए तो प्रद्युम्न शाह को दोनों जगह का नरेश बना दिया गया, जिसका स्वागत दोनों तरफ की प्रजा ने किया। मतलब प्रजा में कोई भी विरोध नहीं था अगर प्रद्युम्न शाह को दोनों जगह का नरेश बनाया गया तो। लेकिन यहाँ पर जो है विरोध किसके मन में उत्पन्न हुआ होगा? ऑब्वियसली पराक्रम शाह के। जब पराक्रम शाह को पता है कि प्रद्युम्न शाह जो है कुमाऊँ में शासन कर रहा है तो उसके मन में इच्छा होगी, अपने आप ही उसके मन में इच्छा जगेगी कि अब गढ़वाल में शासन मैं करूँगा। लेकिन गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों जगह जब प्रद्युम्न शाह का शासन हो गया तो पराक्रम शाह को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि वो जो है गढ़ राज्य के सिंहासन पर आसीन होना चाहता था। सन 1785 ईस्वी में हर्षदेव जोशी ने जो है प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊँ पर शासन किया। अब आपको पता है कि एक जगह पे एक ही आदमी तो रहेगा, तो प्रद्युम्न शाह जो है जब गढ़वाल पर शासन कर रहा था तो उसने कुमाऊँ पर अपने प्रतिनिधि के रूप में किसको बैठाला? हर्षदेव जोशी को, ठीक है। लेकिन हर्षदेव जोशी के रहते हुए मतलब वहाँ पे शासन करना किसको पसंद नहीं था? मोहनचंद को। वहाँ पे अब मंत्रीगण लोग भी तो विरोध कर रहे थे ना कि या तो प्रद्युम्न शाह ही आए, नहीं तो फिर किसी और को राजा बनाओ, ये हर्षदेव जोशी जो है नहीं बैठेगा। तो हर्षदेव जोशी थे थोड़ी ईर्ष्या भावना होने लग गई मोहनचंद को। मोहनचंद ने हर्षदेव जोशी का विरोध किया। तो मोहनचंद ने जो है अपने भाई लाल सिंह की सहायता से कुमाऊँ पर आक्रमण कर दिया और सन 1786 में जो है पाली गांव के युद्ध में जो है ये मोहनचंद विजयी रहा, ठीक है। पाली गांव में हर्षदेव जोशी से लाल सिंह और मोहनचंद इन दोनों भाइयों का युद्ध हुआ 1786 में। और इस युद्ध में जो है मोहनचंद जीत गए और हर्षदेव जोशी श्रीनगर की तरफ भाग खड़े हुए। कुमाऊँ की राजनीति में आलोड़न हो ही रहे थे। मोहनचंद का शासन तंत्र भी जो है बहुत समय तक नहीं रहा। जिस तरह से मोहनचंद ने लड़ाई की, युद्ध किया और हर्षदेव जोशी को भगाया, लेकिन मोहनचंद का भी शासन बहुत समय तक ना रह पाया। 1788 में जो हर्षदेव जोशी हैं ये पुनः से अपनी सेना एकत्रित करके फिर से कुमाऊँ की तरफ आए 1788 ईस्वी में। और इस बार जो है हर्षदेव जोशी को विजय प्राप्त हुई और मोहनचंद और जो लाल सिंह दोनों भाई थे इन दोनों को हार का मुंह देखना पड़ा। हर्षदेव ने मोहनचंद एवं लाल सिंह को कैद कर दिया तथा कुछ दिवस के बाद मोहनचंद की हत्या हो गई। अब इस युद्ध के बाद क्या हुआ, जो ये हर्षदेव जोशी थे इन्होंने मोहनचंद को कैद कर लिया और जहाँ पर जो है मोहनचंद की मृत्यु हो गई। कुमाऊँ को फिर से हस्तगत करने के बाद हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह को कहाँ बुलाया? अल्मोड़ा की तरफ बुलाया कि आप आ जाइए वापस अपने साम्राज्य में। तो प्रद्युम्न शाह ने अस्वीकृति भेज दी कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, हो सकता है उन्हें गढ़वाल में कुछ कार्य इम्पोर्टेंट हो। तो पराक्रम शाह भी यही चाहते थे कि प्रद्युम्न शाह या तो कुमाऊँ पे शासन कर ले या फिर कुमाऊँ का शासन प्रद्युम्न शाह से छीन जाए, ठीक है, ये दो चीज़ें हो जाए। ये पराक्रम शाह चाहते थे क्योंकि उनके मन में भी ईर्ष्या भावना पैदा हो गई थी। तो पराक्रम शाह जिन्होंने मोहनचंद को पीली गांव के युद्ध में सहायता दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मोहनचंद का युद्ध हुआ था ना
हर्षदेव जोशी से, उसके पीछे भी पराक्रम शाह था। तो पराक्रम शाह ने ही जो है सहायता दी थी मोहनचंद को पीली गांव के युद्ध में। तो वे मोहनचंद के पुत्र को कुमाऊं पर आसीन करना चाहते थे। मोहनचंद का जो पुत्र था, शायद महेंद्र चंद उसका नाम था, तो मोहनचंद के पुत्र को कुमाऊं पर आसीन करना चाहते थे प्रद्युम्न शाह की जगह पे। कौन? पराक्रम शाह। इसीलिए मोहनचंद का उन्होंने साथ दिया था। तो प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं ना लौटने की भी जो है ये लगातार सलाह दे रहे थे। इसीलिए जो है हर्षदेव जोशी के बुलाने पर भी प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की तरफ, अल्मोड़ा की तरफ नहीं गए, क्योंकि पराक्रम शाह उधर भाई के नाते जो है उनको ऐसी सलाह दे रहे थे कि आप कुमाऊं की तरफ मत जाइए। तो हर्षदेव जोशी ने कुछ समय तक तो कुमाऊं में एक राजा के रूप में शासन किया, लेकिन कुछ समय बाद हर्षदेव जोशी ने क्या किया कि राजा की तरह शासन ना करके शिव सिंह रौतेला नामक एक व्यक्ति को शिवचंद के नाम से कुमाऊं के राज सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन जो ये शिवचंद को हर्षदेव जोशी ने बैठाया सिंहासन पे, शिवचंद एक नाम मात्र सिंहासन संभाल रहा था, मतलब एक कठपुतली की तरह ये काम कर रहा था। जो आदेश होते थे वो हर्षदेव जोशी के ही होते थे। शिवचंद बस उनको एक राजा के तौर पर पूरा करता था। वास्तविक रूप में हर्षदेव के हाथ की कठपुतली था ये शिवचंद। इसी मध्यांतर में मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने, अब मोहनचंद तो उस समय पे मारा गया था पीली गांव युद्ध के समय पे, लेकिन जो लाल सिंह उसका भाई था, उसने रामपुर के नवाब फैजाउल्ला की सहायता से, रामपुर का नवाब फैजाउल्ला था, उसकी सहायता से लाल सिंह ने कुमाऊं को फिर से घेर लिया। इस बार हर्षदेव जोशी जो है शिवचंद के साथ गणराज्य की ओर भागा। ठीक है, हर्षदेव जोशी पराजित हो गया था लाल सिंह से, और इस बार वो गढ़वाल की तरफ को भागा। और वे दोनों जब उल्कागढ़ पहुँचे ही थे तो लाल सिंह जो था ये पीछा करता हुआ, इन दोनों का, हर्षदेव जोशी और शिवचंद का पीछा करता हुआ लाल सिंह उल्कागढ़ भी पहुँच गया। फिर से जो है उल्कागढ़ में लाल सिंह और हर्षदेव जोशी के बीच युद्ध हुआ, लेकिन यहाँ पर उल्कागढ़ में जो है हर्षदेव को विजयश्री प्राप्त हुई। इस बार हर्षदेव ने कोसी नदी तक फिर से लाल सिंह को खदेड़ दिया, और विजय का उल्लास हर्षदेव के भाग्य में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सका। पराक्रम शाह ने इसके बाद अपनी सेना, अब लास्ट में पराक्रम शाह खुद ही आ गया और उसने जो है लाल सिंह की कमान संभाली। ठीक है, लाल सिंह को कोसी नदी तक जो है हर्षदेव जोशी ने भगा दिया था, लेकिन इसके बाद जो है पराक्रम शाह खुद ही जो है युद्ध स्थान में आ गया और उसने जो है लाल सिंह की कमान संभाली। फलता हर्षदेव, अब इस बार जो है हर्षदेव तो एक मंत्री था ना, तो हर्षदेव का इस बार एक राजा से सामना पड़ा था, तो हर्षदेव इस बार बुरी तरह से पराजित हो गया और पराजित होकर वो प्रद्युम्न शाह की शरण में चला गया। अब भागा जो शिवचंद था इतिहास की गहराइयों में ना जाने कहाँ खो गया। मतलब शिवचंद का कोई खास ऐसे नाम राजा की तरह नहीं आता है, हालांकि उसने शासन किया कुछ समय। तो प्रद्युम्न शाह ने हर्षदेव को पेंडलश्यू में एक बड़ी जागीर प्रदान कर दी, क्योंकि अब कुमाऊं तो पराक्रम शाह के अंदर चला गया था। तो हर्षदेव प्रद्युम्न शाह के पास आया था शरण में, तो प्रद्युम्न शाह ने पेंडलश्यू की एक जागीर जो है हर्षदेव को दे दी थी। इस घटना के बाद पराक्रम शाह अल्मोड़ा गए, वहाँ स्वर्गीय मोहनचंद के, अब पराक्रम शाह ने क्या किया, अल्मोड़ा जाकर जो मोहनचंद था उसका पुत्र महेंद्र सिंह को कुमाऊं की बागडोर सौंपी और उससे 40,000 रुपये नजराना लेकर ये जो है, और वहाँ पे जो भी हर्षदेव जोशी के जो भी सक्रिय कार्यकर्ता थे या उससे रिलेटेड जो भी ऐसे लोग थे जो विद्रोही प्रवृत्ति के थे, उन सबको जो है ये ढूंढ ढूंढ के मार के या भगा के ये वापस गढ़वाल की तरफ आ गया। और इसने कुमाऊं में पराक्रम शाह ने किसको बैठाया, मोहनचंद के पुत्र महेंद्र सिंह को। ठीक है, कुमाऊं का अंतिम शासक भी महेंद्र सिंह था ना, महेंद्र चंद के नाम से जाना जाता था जिसे, तो वहाँ पे जो है महेंद्र चंद को बैठा दिया। प्रद्युम्न शाह सन 1786 में जब अल्मोड़ा को ठुकराकर गणराज्य की गद्दी पर सुशोभित हुआ था। ठीक है, जब प्रद्युम्न शाह जो है अपने पिता की मृत्यु के बाद 1786 में यहाँ पर सुशोभित हुआ था गढ़वाल में, तो उसी समय से उनका जो भाग्य था वो उलट पलट हो गया था, क्योंकि जो अशांति और समस्याओं का सृजन करता उनका खुद का भाई था पराक्रम शाह। ठीक है, पराक्रम शाह ही जो है विलासी, दुराचारी और चरित्रहीन एक राजकुमार था। ये अपने भाई का जो है सम्मान नहीं कर पाया और ना ही उसको राजकाज संभालते हुए देख पाया, इसलिए इसने बहुत सारे षड्यंत्र किए अपने भाई के खिलाफ।
तत्कालीन इतिहासकार जैसे कि मोलाराम उस समय पे थे, उन्होंने एक गढ़गीता संग्राम और गढ़ी का नाटक लिखा था। ठीक है, तो गढ़गीता संग्राम किसका लिखित रचना है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा मोलाराम। इसको आप नोट कर लीजिएगा, गढ़गीता संग्राम या गढ़ी का नाटक किसने लिखा है? तो मोलाराम ने। तो इस जो गढ़गीता संग्राम मोलाराम ने लिखा था, इसमें पराक्रम शाह की काली करतूतों का पर्दाफाश किया गया था। लेकिन जब पराक्रम शाह को पता चला कि इस ग्रंथ में मेरे बारे में बातें लिखी गई हैं, मेरे बारे में निगेटिव बातें लिखी हुई हैं, तो पराक्रम शाह ने जो मोलाराम गढ़वाली कवि मोलाराम था उसकी गणिका को छीन लिया और उसकी जागीर भी हड़प ली। प्रद्युम्न शाह के वफादार मंत्री जैसे कि खंडूर भाइयों रामा धरणी की भी जो है पराक्रम शाह ने हत्या करवा दी थी। ठीक है, जो प्रद्युम्न शाह के वफादार मंत्री थे खंडूरी भाई रामा धरणी, इन सब की भी जो है पराक्रम शाह ने हत्या करवा दी थी। यही नहीं, उन्होंने जो पराक्रम शाह था उसने लास्ट में प्रद्युम्न शाह को भी बंदी बना लिया। फिर परिस्थितियां इतनी विषम हो गई कि प्रद्युम्न शाह के जो उत्तराधिकारी थे सुदर्शन शाह और उनका भाई पराक्रम शाह, ठीक है, प्रद्युम्न शाह का जो भाई पराक्रम शाह था उसका युद्ध किससे हुआ? प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह से हुआ। दोनों ये जो है सेनाएं जो थी ये दो गुटों में बढ़ गई। गृह युद्ध गृह कलेश की घटनाओं से समग्र गणराज्य जो है घिर गया। 1801 में गोरखों ने, अब यहाँ पर थर्ड पर्सन कौन आती है? थर्ड पार्टी आती है यहाँ पे गोरखा लोग। ठीक है, तो ये जब गृह युद्ध की स्थिति जब यहाँ पे चल रही थी गणराज्य में, तो इसका फ़ायदा गोरखों ने उठाया। गोरखों ने जब यहाँ की स्थिति देखी कि गृह युद्ध की जो है यहाँ पे स्थिति चल रही है, तो गोरखों ने इसका फ़ायदा उठाना चाहा। यहाँ पे एक घटना और हुई थी, प्राकृतिक आपदा भी जो है इस समय पे गढ़वाल में आई थी। ठीक है, तो जब गढ़वाल में इस समय पे एक भीषण प्राकृतिक आपदा आई जिस वजह से यहाँ की आधी जनसंख्या जो है उस भीषण आपदा की लपेट में आ गई। तो अब यहाँ पे जो है लोग भी कम थे जो कि युद्ध में पार्टिसिपेट करते, तो इसका फ़ायदा जो है गोरखा लोगों ने उठाया और कम लोगों में अपनी भारी सेना लाकर जो है इन्होंने गणराज्य को जीत लिया। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पे अब भी देखते हैं हम, देखिए कैसे गोरखाओं ने यहाँ पे शासन अपना स्थापित किया। तो 1801 ईस्वी में गोरखों ने गणराज्य की आंतरिक परिस्थितियों को सुअवसर जान अपना एक प्रतिनिधि जो है गढ़वाल की तरफ भेजा, जिससे राज्य के आंतरिक क्षेत्र में गोरखों को हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल सके। इससे पहले भी 1791 में एक बार गोरखे लोग आ चुके थे गढ़वाल पर आक्रमण करने, लेकिन उस समय क्या हुआ था, उस समय इन्होंने लगभग जो है जीत ही लिया था। लंगूरगढ़ नामक स्थान पर 1791 में जो है गढ़वाल लंगूरगढ़ नामक इन्होंने सबसे पहले देखे हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर उन्होंने 1790 में अल्मोड़ा को विजित किया था इन्होंने गोरखों ने, और फिर वो गढ़वाल की ओर बढ़े। लेकिन गढ़वाल की तरफ बढ़ते हुए लंगूरगढ़ नामक स्थान पर 1791 में जब वो लोग पराजित हो गए और उन्हें उसी समय पे ये सूचना मिली कि नेपाल में चीन ने चढ़ाई कर दी है, तो अपने नेपाल को बचाने के चक्कर में वो यहाँ का छोड़ के चले गए थे। तो उन्होंने कहा पहले हमारा अपना नेपाल है, हम पहले नेपाल को बचाएंगे चीन से। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे भी उन्हें संधि वंधि उन्होंने कर ली थी, क्योंकि जीत तो वो यहाँ पे भी रहे थे, तो उन्होंने एक संधि की और उस संधि को करके वो नेपाल की तरफ को लौट गए। प्रद्युम्न शाह ने राज्य की समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि एक आपदा भी आई हुई थी, गरीबी पूरे उसमें गणराज्य में छाई हुई थी, तो उसको देखते हुए और उन आक्रमणों से बचने के लिए जो है प्रद्युम्न शाह ने गोरखाओं को प्रतिवर्ष 25,000 रुपये की धनराशि देना स्वीकार कर लिया। फिर भी जो गोरखे थे वो गणराज्य को विजित करने का अवसर अभी भी ढूंढ रहे थे। तो दूसरी ओर गणराज्य जो है वो बहुत दुर्बल होता चला जा रहा था। तो उसका दुर्बल होने का एक कारण गृह युद्ध और गुटबंदी तो था ही, और दूसरा कारण प्राकृतिक आपदा भी था। तो यहाँ पे एक प्रमुख घटना हुई थी जिसको 1851 और 52 संवत 1851-52 में ये घटना घटित हुई थी। तो संवत 1851-52 का मतलब है 1795 में। ठीक है, तो 1795 में जो है गढ़वाल में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था। वो दुर्भिक्ष को 51-52 नाम से जानते हैं। सन की बात करें तो ये 1795 की बात है ईस्वी की, लेकिन अगर हम संवत देखें संवत, तो संवत 1851-52 था, इसीलिए इसको संवत के आधार पर 51-52 के नाम से जाना जाता है। तो अब आज भी गढ़वाल में 52 शब्द का प्रयोग जो है दुर्भिक्ष के लिए किया जाता है। सन 1803 में गणराज्य में भूकंप का प्रकोप हुआ, जिसके फलस्वरूप श्री रतूड़ी के अनुसार
20 से 25% लोग ही जो है जीवित बच सके। उक्त कारणों का परिणाम यह हुआ कि गणराज्य की जो जनता थी उनका मनोबल पूरी तरह टूट गया था। अवसर मिल जाने पर जो गोरखा सेना थी उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। हालांकि गणराज्य के रणकुंवरों ने अपना अपरिमित शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन संख्या में बहुत कम होने के कारण जो है ये गढ़वाली जो है जीत नहीं सके गोरखाओं से। तो गोरखों के प्रसिद्ध सेनापति हस्तिदल चौतुरिया और अमर सिंह थापा के झंडे के नीचे गोरखों ने जो है भयंकर मारकाट मचाई थी। प्रद्युम्न शाह ने अपनी कुमुकों के साथ अलकनंदा को पार किया। ठीक है, अलकनंदा को प्रद्युम्न शाह ने पार किया और उत्तरकाशी की तरफ उनको मुड़ना पड़ा। ठीक है, गोरखों ने उनका पीछा उत्तरकाशी तक भी किया। उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम बाराहाट के नाम से हम जानते हैं उत्तरकाशी को, तो उत्तरकाशी तक जो है गोरखों ने प्रद्युम्न शाह का पीछा किया। लेकिन उसके बाद मैदानी क्षेत्र की ओर जो है ये उत्तरकाशी में भी जो है प्रद्युम्न शाह गोरखों से पराजित हुआ और इसके बाद ये मैदानी क्षेत्र की ओर भागे। लेकिन गोरखों ने मैदानी क्षेत्र की तरफ भी प्रद्युम्न शाह का पीछा नहीं छोड़ा और चमुआ और चंबा नामक स्थान पर गोरखी सेनाओं ने फिर से जो है प्रद्युम्न शाह से विजय प्राप्त की। अंतिम निर्णायक युद्ध जो है वो देहरादून में हुआ। ठीक है, प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच जो अंतिम निर्णायक युद्ध था वो कहाँ पे हुआ? देहरादून के खुड़बुड़ा नामक स्थान पर। इम्पॉर्टेंट प्लेस है ये खुड़बुड़ा नामक स्थान, यहाँ पर हुआ जहाँ प्रद्युम्न शाह ने वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि बहुत वीरता से प्रद्युम्न शाह इस जगह पे लड़े थे कि गोरखे भी देखे रह गए। मतलब लोग भी कम थे और खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पीने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जो है जो अंतिम सांस तक ये लड़ते रहे थे प्रद्युम्न शाह, तो गोरखे भी इनको देख के चकित रह गए। इसके बाद जब प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए तो गोरखों ने मृत आत्मा जो उनकी हरिद्वार में उनको राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि प्रदान की थी प्रद्युम्न शाह को। तो खुड़बुड़ा युद्ध की सत्यता की पुष्टि डॉक्टर पातीराम परमार, श्री रतूड़ी और AR गिल जो है अपने ग्रंथ वैली ऑफ दून में करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए वैली ऑफ दून जो है ये किसका ग्रंथ है? तो श्री R गिल। ठीक है, अब तक गोरखों ने कुमाऊं, सिरमौर, शिमला के जो पहाड़ी स्थल थे उन सबको अपने अधीन कर लिया था। 1803 में गणराज्य पर भी इन्होंने आक्रमण कर लिया। तत्कालीन गणनरेश ने अपना बहुमूल्य सिंहासन सहारनपुर में बेचा और 12,000 सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया। इनमें मुख्य रांगड़, पुंडीर और गुर्जर जाति के सैनिक थे। ठीक है, लंदौर के जो गुर्जर राजा राय दयाल सिंह थे उन्होंने भी सहायता दी थी। खुड़बुड़ा नामक स्थान पर गणनरेश प्रद्युम्न शाह ने अपने राज्य को फिर से हस्तगत करने के लिए अंतिम प्रयास किया था खुड़बुड़ा नामक स्थान पर, लेकिन ये जो प्रयास था उनका असफल रहा और यहीं पर जो है प्रद्युम्न शाह की अंतिम समाधि बन गई थी। प्रद्युम्न शाह के देहांत की जो निश्चित तिथि है उसके निर्धारण में इतिहासकार फिर से जो है एकमत नहीं हो पाते हैं, जैसे कि अन्य लोगों के उसमें भी सेम कंडीशन थी कि एक तिथि जो है निर्धारित किसी ने नहीं की है, सबने अलग अलग मत से अपनी अलग अलग तिथियां निर्धारित की हैं। तो श्री गिल जनवरी 1804 ईस्वी कहते हैं और जो रतूड़ी जी हैं वो 14 मई 1804 ईस्वी बताते हैं। तो यहाँ पे हम रतूड़ी जी का अधिक विश्वसनीय इसलिए मानते हैं क्योंकि जो रतूड़ी जी हैं वो गणनरेश कीर्ति शाह के समय पे गढ़वाल के प्रधानमंत्री थे। तो हो सकता है कि 14 मई के समय पे जो है प्रद्युम्न शाह का श्राद्ध मनाया जाता होगा, इसलिए उन्होंने 14 मई डेट बताई है। तो 14 मई 1804 जो है तिथि श्री रतूड़ी जी की मानी जाती है। तो यहाँ पे सुरवीर सिंह जी के संग्रह में एक ताम्रपत्र उपलब्ध है जिसमें ये सब पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। तो इस ताम्रपत्र के अकॉर्डिंग जो है इनकी तिथि बताई गई है। उसके बाद है प्रद्युम्न शाह के काल का एक और ताम्रपत्र हमें श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में मिलता है। ठीक है, श्रीनगर का कमलेश्वर मंदिर के प्रधान पुजारी हैं जिनके पास प्रद्युम्न शाह के काल का एक ताम्रपत्र और मिलता है। श्री डबराल ने प्रद्युम्न शाह के शासनकाल को कुशासन और निर्धनता की खो में डूबा हुआ बताया है। इसके साथ ही वह प्रद्युम्न शाह के व्यक्तित्व पर भी आरोपित करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि जो प्रद्युम्न शाह था वो स्त्रियोचित गुणों से पूर्ण था। कौन? श्री डबराल जी कहते हैं कि जो प्रद्युम्न शाह थे वो स्त्रियोचित गुणों से पूर्ण थे। किसी अनजान व्यक्ति के समक्ष वो बोल भी नहीं पाते थे। मतलब एज अ राजा उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे नहीं थे, ऐसा डबराल जी कहते हैं। और जहाँ तक राज्य की निर्धनता का प्रश्न है, यह प्रामाणिक तथ्य है कि उनके शासनकाल में एक भयावह
भूकंप आया था, ठीक है। इस वजह से गरीबी की ओर उनका शासन चला हुआ था। तो प्रजा इस प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित हुई, जिसके लिए राजा को दोषी बताना सही नहीं होगा। इसके बाद गोरखों ने गढ़भूमि को आक्रांत कर दिया, किंतु उनका सामना प्रद्युम्न शाह ने बड़े उत्साह और वीरता से किया था। युद्ध चालू। अब यहाँ पे जो है देखिए कैसे प्रद्युम्न शाह ने बड़े उत्साह से गोरखों का सामना किया था। अंतिम सांस तक जो है प्रद्युम्न शाह लड़ते रहे। उत्तरकाशी से दून आए, दून से जो है खुड़बुड़ा के, उत्तरकाशी से वो मैदानी क्षेत्र की ओर आए, फिर वहाँ से खुड़बुड़ा मैदान देहरादून की तरफ आके उन्होंने अंतिम सांस ली। तो वो अंतिम सांस तक जो है लड़ते रहे। तो इस तरह जो है ये कहना गलत होगा कि वो उनमें स्त्रियोचित गुण से पीड़ित थे या फिर दुर्बल थे, आदर्शवादी नहीं थे। तो ये सब आरोप जो है प्रद्युम्न शाह पे लगाना गलत होगा, ठीक है। तो गणराज्य का इतिहास बताता है कि प्रद्युम्न शाह कितने अधिक युद्ध किए और अंत में समर स्थल ही उनकी मृत्यु शैया बन गई थी। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है कि अगर सेनापति आदर्श नहीं होता, गुणवान नहीं होता, तो उसमें या फिर उसमें कोई मानसिक कमी या शारीरिक दुर्बलता होती, तो उसके झंडे के नीचे लड़ने वाले जो सैनिक हैं वो लड़ नहीं सकते। अगर मान लो कि हमारा सेनापति ही जो है कमज़ोर है तो कैसे हम लड़ सकते हैं ना। तो उसी तरह से अगर प्रद्युम्न शाह में ही कोई कमी होती तो उसकी सेना उसके साथ खड़ी होती, पहले ही डर जाती। तो ये जो है एक गलत मिथ्य है, क्योंकि जो प्रद्युम्न शाह थे उनका मनोबल, साहस, वीरत्व, शौर्य तूफान में घिरे एक तृण की भांति होता, जो पहले आवेग मतलब भांति ही था। मनोबल, उनका साहस, वीरत्व, शौर्य तूफान जो था एक तृण की भांति था, जो अंतिम सांस तक लड़ते रहे। प्रद्युम्न शाह के साथ यही हुआ कि वो अपने अंतिम सांस तक जो है अपने प्रजा के लिए लड़ते रहे। फिर यहाँ पे यही उनकी पर्सनल बताया है कि उनके साथ ये सब नहीं होता अगर वो अपने भाई पराक्रम शाह के दुष्कर्मों पर ध्यान देते, लेकिन उन्होंने अपने भाई के दुष्कर्मों पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा उसको अनदेखा किया, उस पर बहुत अंधा विश्वास किया। इसीलिए जो है ये कंडीशन जो है उनके राज्य की बनी थी। एक संभावना ये भी हो सकती है कि हुमायूं की तरह प्रद्युम्न शाह भी अपने पिता से वचनबद्ध होंगे कि अपने भाइयों को वो पुत्रवत स्नेह देंगे, जिस कारण पुत्र स्नेह से अभिभूत पितृत्व अंधा होता है। उसी प्रकार सदैव क्षमा की पीयूष वर्षा करता रहता है। उसी तरह प्रद्युम्न शाह ने भी पराक्रम शाह के साथ किया होगा। प्रद्युम्न शाह के शासनकाल के संबंध में जो है कुछ तिथियां दी गई हैं, जिसमें श्री बैकेट की सूची के अनुसार और मुकुंदी लाल की जो दी गई तिथि है उसको उचित ठहराया जाता है। बैकेट ने अपनी सूची में 1786 से 1804 बताई है प्रद्युम्न शाह की तिथि, और मुकुंदी लाल ने 85 से 1804 ईस्वी बताई है। तो लगभग ये मैच भी कर रही है और इसको सही भी माना गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को जो है पसंद आया होगा हमारा लेक्चर। आज पवार गढ़वाल का पवार राजवंश का अंत यहीं पे होता है। नेक्स्ट हम गोरखा शासन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल को पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और फिर मिलते हैं। आप देखिए हम जल्दी ही जो है अच्छे चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। इसके बाद हम बिनसर भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब UKPSC एग्ज़ाम कराने वाला है। तो सभी को पता है कि UKPSC बिनसर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। आधे मतलब उत्तराखंड की 1/4 जो है वो बिनसर से पूछेगा। तो इसलिए हम बिनसर भी बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोर अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।